अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, इस्लामाबाद एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अगर हम बात करें 2 माह पहले की, तो पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है कि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आगाज कहां से हुआ। आगाज हुआ जब इस्लामाबाद में सबसे पहले साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस्लामाबाद में डी चौक में धरना दिया। इस धरने का एजेंडा क्या था? इस धरने का एजेंडा था हमारा फलस्तीन, कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का ऐलान करते थे, इजहार कर रहे थे, और फलस्तीनी भाइयों के हकूक के लिए ये धरना रखा गया। और इस धरने में आपको याद होगा कि एक ओवर स्पीड कार ने आधी रात को 2 मुजाहिरीन को कुचल दिया था। अल्लाह अल्लाह करके ये धरना खत्म हुआ। अब ये धरना खत्म ही हुआ था कि कुछ ही दिनों बाद तहरीक लब्बैक ने, टीएलपी ने इस्लामाबाद का रुख किया और फैजाबाद को काफी दिनों तक ब्लॉक किए रखा। अच्छा, तहरीक लब्बैक के भी इस धरने का मकसद था फलस्तीन के मौजू पर, इशू पर रोशनी डाली जाए और तमाम तर पाकिस्तानी बहन भाई फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करें। फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के नतीजे में रखा गया पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो ये एक धरना था, इसने भी इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया था। अब आते हैं तीसरी बार। इस्लामाबाद पिछले 2 महीनों में, अब आज की अगर हम तारीख की बात करें तो अब तक 3 बार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। आज भी इस्लामाबाद में धरना जारी सारी है और इस धरने का मकसद है पाकिस्तानी अवाम का मसला। इस धरने की कॉल दी गई है जमात इस्लामी की जानिब से। नाज़रीन, इस धरने की लोकेशन क्या है, इस धरने में कितने लोगों ने शिरकत की, इस सब चीजों से हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि चुंगी नंबर 26, लियाकत बाग, 0 पॉइंट और मरी रोड पर ऐलान किया गया था कि ये 3 पॉइंट्स मुख्तस कर दिए गए थे कि इन 3 पॉइंट्स पर जमात इस्लामी बैठेगी और धरना देगी। और इस धरने की कॉल काफी दिन पहले से ही ऐलान किया गया था जमात इस्लामी की जानिब से। हाफिज नईमुर रहमान साहब इस धरने को लीड कर रहे हैं और कारकुनान से ऑफ एंड ऑन हर जगह जाकर खिताब भी करते रहे, जो खिताब लहू गरमाता रहा तमाम तर कारकुनान का। अगर हम बात करें इस धरने के 3 लोकेशंस की, तो जब गिरफ्तारियों का आगाज हुआ और गिरफ्तारियों के दौरान हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि आप तमाम तर जितने भी कारकुनान हैं वो मरी रोड की जानिब रुख करें और अब हम मरी रोड में ही बैठकर एक प्रॉपर धरना देंगे। इस धरने के जो इश्यूज हैं, इस धरने का मकसद क्या है, वो तो मैंने आप सबको बताया कि पाकिस्तानी अवाम का मसला है। जो मसला पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला आज के दौर में, दौर हाजिर में महंगाई है, और वो महंगाई है जो बढ़ती चली जा रही है। अगर हम मौजूदा बजट की बात करें जो हाल ही में पेश हुआ, उसमें बेजा टैक्सेस हमें देखने को मिले, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हुई देखी हमने। इसके अलावा आज के अभी के जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, हर इंसान के दिल में यही परेशानी है, घबराहट है कि आखिर आने वाले महीने का बिल होगा कितना। बिलों में इतना बेजा इजाफा कर दिया गया है कि एक नौकर पेशा इंसान बिजली का बिल ही देने में अपनी सारी की सारी तनख्वाह बिजली के बिल की नजर कर देता है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, तो जमात इस्लामी जब भी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई भी मसला हाईलाइट होता है, तो उस मसले को हाईलाइट करने वाली, रोशनी डालने वाली जमात एक ही है, जो कि है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने अपनी जात को, अपने मफादात को नफी करते हुए, यक तरफा करते हुए, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हुए इस धरने की कॉल दी और ये धरना जारी सारी है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों का अमल भी जारी सारी है। कैसर शरीफ साहब से भी बात करेंगे इसमें, लेकिन अभी चलते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे की जानिब, उनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, धरना कहां तक पहुंचा है। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर अस्मा शौकत, जो कि नुमाइंदा इस्लामाबाद है, हमारी टीवी टुडे की टीम का हिस्सा है। अस्मा, आपको वेलकम कहती हूँ और जानना चाहूंगी मौजूदा सूरत हाल से क्या आगाह करेंगी आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कि इस्लामाबाद को अब धरनों का शहर कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी हमेशा से धरनों, चाहे वो फलस्तीन के लिए हो रहा हो या फिर चाहे महंगाई के लिए किया जा रहा हो, हमेशा से सफर करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से बताऊं, तो क्योंकि मैं कल से पूरी इस धरने को कवर कर रही हूँ जाके प्रैक्टिकली फील्ड पर, आज भी मैंने इसको कवर किया है।
तो कल सूरत हाल कुछ ऐसी हमें देखने में मिली कि जब कॉल दी की धरने के लिए तो दफा 144 भी नाफिज था और पहले ये कहा गया कि जितने भी कारकुनान हैं वो डी चौक पर जमा होंगे। इस्लामाबाद को जगह जगह जो जितने भी मेन पॉइंट्स थे, चाहे वो फैजाबाद हो, I-8 का इंटरचेंज हो, रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। उसके बाद देखने में यह आया कि जो कारकुनान मुश्किल से वहां पर पहुंचना शुरू हुए डी चौक की जानिब, वहां पर उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई और तकरीबन आज के दिन तक 16 कारकुनान जो है जमात इस्लामी की गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। इसके बाद जब सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट की तरफ जाना शुरू हुई तो जमात इस्लामी ने ये सारा नजर इस चीज पर रखते हुए हिदायत ये जारी की है जमात इस्लामी ने कि 3 पॉइंट्स पे धरना दिया जाएगा, जो इस्लामाबाद के 3 मेन पॉइंट्स हैं। 26 नंबर चुंगी है, इसके अलावा मरी रोड है और फिर 0 पॉइंट है। लेकिन उसके बाद दोबारा एक और फैसला सामने आया। अमीर जमात इस्लामी का प्लान सी जो था, उन्होंने कहा कि हम लियाकत बाग में शिफ्ट होंगे और लियाकत बाग में जो है वो धरना देंगे। अब सिचुएशन जो करंटली सिचुएशन ये है कि तकरीबन धरने के मुकाम पर 3 से 4 हजार लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जराए कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जिस तरह से पुलिस ने सख्ती की हुई है, हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी किए जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने अपनी नज़र से देखा कि 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी हिम्मत और हौसले की मैं दाद दूंगी कि शदीद हब्स और गर्मी में भी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए और अपने मुतालबात बनाने के लिए जो है वो लियाकत बाग में मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि बड़ा जब ये एक साबित कदमी हुकूमत पाकिस्तान ने देखी तो वज़ीर दाखिला की जानिब से, हुकूमत की जानिब से नायब अमीर जमात इस्लामी से रब्ता किया गया और उनको ये कहा गया लियाकत बलोच साहब को कि आप आए, हम आपसे मुतालबात करते हैं। उसके बाद मुतालबात जो है वो किए गए। धरने के मुतालबात से जो मुतल्लिक गुफ्तगू सामने आई, जो जरा ये बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के तर्जुमान ने कुछ अपने मुतालबात सामने रखे, जिनमें उन्होंने कहा कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिलों में 50% रियायत दी जाए, जो महंगाई की जा रही है, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उनका रेट खत्म किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि RP-20 के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का जो माहिदा है वो भी खत्म किया जाए। गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जो ये बोझ डाला जा रहा है उसको वापस लिया जाए। पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की जाए, जो इजाफे कीमतें हैं जो वो हाई की गई हैं उनको भी कम किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कदम तो बढ़ाए गए, लेकिन जब मुज़ाकरात रखे गए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई पॉजिटिव हमने रिस्पांस नहीं देखा। हुकूमत ने वक्त लिया है, कहा है हम देखेंगे, हम सोचेंगे। तो अभी करंटली सिचुएशन ये नजर आ रही है कि मुज़ाकरात का पहला दौर हो चुका है, लेकिन कोई कामयाब नताइज जो है वो सामने नहीं। अस्मा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लियाकत बलोच साहब का मोहसिन नकवी साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उसमें उस हवाले से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है उसमें मुज़ाकरात की ही सारी बात की गई है। कुछ डिमांड्स जो हैं वो रखी गई थी जमात इस्लामी की जानिब से, जिसमें से सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही था कि जो महंगाई है, जो आवाम के ऊपर महंगाई की जा रही है, उस महंगाई को कम किया जाए। बिजली में 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए। फिर उन्होंने एक और मुतालबा ये किया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो है कीमतों में इजाफा किया जा रहा है पेट्रोल की, उसको कम किया जाए। जो जरूरत अशिया हैं, क्योंकि महंगाई हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इतनी हो चुकी है कि एक दिहाड़ीदार बंदा जो है वो एक वक्त की सुकून से रोटी नहीं खा सकता। उनका ये मुतालबा था कि जो जरूरत की अशिया हैं उनमें 20% कमी लाई जाए उनकी कीमतों में। इसके अलावा स्टेशनरी आइटम समेत बच्चों की तालीम और तरबियत से मुतल्लिक तमाम आइटम्स पर जो टैक्स लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। अशरफिया की अयाशियाँ हुकूम के अवाम के लिए जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो वो जो अयाशियाँ उन लोगों को दी गई हैं उस पर भी 35% जो है वो कट लगाया जाए। इस तरह के कुछ मुतालबात रखे तो गए हैं टेलीफोनिक राब्ते में, लेकिन जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं देखने में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक मुज़ाकरात उस तरह से कामयाब नहीं हुए। साथ साथ एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और जो अमीर जमात इस्लामी है, उन्होंने अपने जो बार बार वहाँ अपने जो कारकुनान मौजूद है उनसे खिताब करते हैं, या फिर कंसर्न वहाँ के लोग जाके जब खिताब करते हैं तो उनको यही कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात ना पूरे हैं, आप लोग पूरा मन तरीके से लियाकत बाग में ही अपना धरना जो है वो जारी रखें। और एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चीज मुझे जो नजर आई कल से लेके आज तक, वो ये थी कि कहीं भी हमने तोड़ फोड़ नहीं देखी, कहीं भी हमने एग्जैक्टली मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि हंगामा आराई की क्या सूरत हाल है, क्या कोई ऐसी तोड़ फोड़ की सूरत हाल आपको देखने को मिली?
देखिए मुझे ये चीज़ अगर मैं पर्सनली बताऊं कि बहुत अच्छी लगी जमात इस्लामी की जानिब से कि पुलिस ने उनको बाय फोर्स भी रोकने की कोशिश की। डी चौक पे गिरफ्तारियां भी देखने में आई। इवन के हमने देखा कि डी चौक पे जो है वो जो मुजाहिरीन आके बैठते थे उनको लाठी चार्ज भी किया जाता था वक्तन बवक्तन। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं की गई। ठीक कोई है। भी हमने देखा कि नेगेटिव चीज़ उनकी तरफ से नहीं आई सामने। और जब बार बार वहाँ पे जो स्टेज लगाया गया था आई मरकज के ब्रिज के नीचे जो इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है और रेड जोन को कनेक्ट करता है, वहाँ पे जो स्टेज लगाया गया था, वहाँ से जो अथॉरिटी थी जमात इस्लामी तो वो बार बार यही ऐलान करते हुए दिखाई देते थे कि हमने पुरअमन रहना है, एंड तक हमने पुरअमन रहना है। उसके ठीक बाद है। यही सामने फैसला है कि लियाकत बाग की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। पॉजिटिव चीज जो मुझे इस सारे धरने में नजर आई, हमेशा ये एक तासुर दिया जाता है कि जो इस्लामी जमातें होती हैं वो जब भी एहतजाज या धरने की कॉल देती है और उनको रोका जाता है तो वो तोड़ फोड़ की तरफ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी हमने इस्लामाबाद में इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं देखा। और ठीक एक है। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि इस्लामाबाद के रास्ते कल तो बंद थे लेकिन आज पूरा इस्लामाबाद जो है वो खुला हुआ है, कहीं भी कोई रुकावटें जो है वो नहीं खड़ी की गई। ओके, हम यही जानना चाह रहे थे क्योंकि जो अभी टाइम टेन्योर चल रहा है वो बच्चों की छुट्टियों का चल रहा है। इन दिनों में सभी लोग अपने अपने शहरों से इस्लामाबाद, मरीका और ऐसे नॉर्दर्न एरियाज का रुख करते हैं। तो जो लोग जाना चाह रहे हैं क्या वो जा सकते हैं या जाने से परहेज करें? इस सूरत हाल में क्या आगाही है? लेकिन सूरत हाल तो बड़ी एक क्लियर हो चुकी है कि जमात इस्लामी ने अपने कारकुनान को बड़े पॉजिटिव वे में कहा है कि कहीं भी किसी भी किस्म की रोड को आपने बंद नहीं करना है, लोगों के लिए मुश्किलात नहीं करनी। क्योंकि ठीक है। कल उनका पहला दिन था, वो लोग मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे थे तो रोड्स जो थी वो ब्लॉकेज लगाई गई और हुकूमत की जानिब से ब्लॉकेज हमने ज्यादा देखी थी। ठीक तो है। लेकिन आज के अगर करंटली बात की जाए सिचुएशन रोड की जो है वो तमाम रोड्स ओपन है। जो लोग नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आना चाहते हैं, मरी की तरफ आना चाहते हैं तो उनको तमाम रास्ते जो है वो खुले हुए मिलेंगे। सिर्फ जो ठीक है। रावलपिंडी का लियाकत बाग का एक एरिया है उस एरिया को कुछ जगहों पर डाइवर्जन लगाई गई हैं लेकिन वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और वो डाइवर्जन जो है उनको लोगों को बताते हैं कि आप ये रास्ता नहीं, कोई मुतबादिल रास्ता जो है वो इस्तेमाल करें। नंबर ऑफ पर्सन्स का क्या बताएंगी? कितने तादाद में लोगों ने इस धरने में शमूलियत की है? तकरीबन 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और मैंने देखा कल मेरी आंखों देखे हाल में ये थे कि खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में हमने देखे एहतजाज में। और आज जब लियाकत बाग में खुद विजिट किया है तो मुझे वहाँ पे 3 से 4 हजार लोग जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं, पूरा अमन तरीके से नजर आ रहे हैं। और वो बड़े वो कहते हैं जो जिनका स्पिरिट हाई होता है वो अपने बैग साथ लेकर आए हुए हैं, वो उन्होंने छोटे छोटे खाने पीने की अशिया साथ रखी हुई हैं। और जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे मसाइल हमारे नहीं है, हम पाकिस्तान के तमाम लोगों के मसाइल की आवाज बन के बाहर निकले और जब ठीक तक है। हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हम पूरा अमन तरीके से यहाँ पर बैठे रहें। अस्मा, क्योंकि आप भी खातून हैं और एज अ लेडी जर्नलिस्ट मैंने भी कुछ धरने कवर किए हुए हैं, तो धरनों में खवातीन के साथ अक्सर औकात ऐसे मामलात हो जाते हैं जो नाजेबा कंसीडर किए जाते हैं। तो आप क्या कहती हैं, जमात इस्लामी का धरना खवातीन की कवरेज के हवाले से कितना पुरअमन होता है? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? इस बारे में क्या कहेंगी? अच्छा देखिए, मैंने जब कल कवरेज के लिए मैं खुद घर से जब निकल रही थी तो मेरे माइंड में यही सवाल था कि मैं एक अकेली खातून हूँ और मेरे साथ खुद जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों को कवर किया, उसके अलावा 1-2 और धरने जो थे वो किए गए इस्लामाबाद डी चौक में ही हुए। उन धरनों में कहीं ना कहीं जो है खवातीन के साथ बदतमीजी कर दी जाती थी। बदतमीजी ना भी किया जाए तो खवातीन को जो है वो हरासा करने की कोशिश, लाइक आप अगर अपने बीपर्स पे खड़े हुए हैं या आप कोई चीज रिकॉर्ड करें तो आपको आगे कोई कमेंट कर देंगे। बट इस सिचुएशन में कल से जो मैं कवर कर रही हूँ मुझे कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई है। किसी ने आके मुझसे ये बदतमीजी नहीं की है या किसी ने ये नहीं कहा कि आप खातून हैं, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो मुझे बड़ा एक वो रिलैक्स पॉइंट मिला है कवरेज के लिहाज से कि कहीं भी मुझे कोई बदनजमी जो है नजर नहीं आई। हालांकि खातून रिपोर्टर के लिए फील्ड पर निकल कर इस तरह के धरनों को, एहतजाज को कवर करना बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि अचानक पथराव भी हो सकता है, शेलिंग भी हो सकती है, सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। और लोग जो होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हुए होते हैं, आपने उनको भी फेस करना होता है। बट इस सूरत हाल में मुझे थोड़ा ये भी था क्योंकि मजहबी जमात है, कोई बात ना कर दे कि जी खातून है क्यों कवर कर रही हैं। लेकिन सिर्फ मैं मीडिया पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, वहाँ पे और भी मीडिया पर्सन मौजूद थे और भी खवातीन मौजूद थी वहाँ पे। किसी के साथ कोई भी ऐसी चीज जो है वो पेश नहीं आई है। इवन आज भी जब मैं लियाकत बाग गई हूँ और सुबह विजिट करके आई हूँ तो वहाँ पर जो उन्होंने कुछ लोगों को रखा हुआ है मीडिया को डील करने के लिए, उन्होंने बड़े हमें रिस्पेक्टेबल वे में अंदर लेकर गए हैं, विजिट कराया है, सारी चीजों को दिखाया है, बातचीत की है।
तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी डिफिकल्टी एज अ वुमेन मुझे पेश नहीं आई और ना ही नजर आई। ठीक है अस्मा, एक जर्नलिस्ट का एक पर्सनल एनालिसिस भी होता है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इस धरने को आप कितना प्रोलॉन्ग होता हुआ देख रही हैं? देखिए मैं आपको से बता रही हूँ कि सॉरी अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं कहना चाह रही हूँ अस्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, थोड़ा सा। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये धरना प्रोलॉन्ग होता हुआ आप देख रही हैं? आपका पर्सनल एनालिसिस क्या है? हुकूमत इस धरने को कितना सीरियस ले रही है? देखिए अगर मुज़ाकरात जो है वो पूरे नहीं किए जाते हैं तो हो सकता है कि मुतालबात पूरे ना होने तक जो है ये धरना जारी रहे, और हुकूमत जब तक मुज़ाकरात को पूरा नहीं करेगी इसी साल तक जो है वो जारी रहेगा। अस्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अस्मा शौकत मौजूद थी, जिनसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अस्मा से हमें अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है वो यही है, जिससे आप सबको भी आगाह किया कि कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कितना पुरअमन जलसा है, कितना पुरअमन धरना है। इस धरने को हम अवामी धरना कहें तो हरगिज गलत ना होगा, क्योंकि अवाम के मसाइल को जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, जिस तरह से प्रोमिनेंट किया जा रहा है, इस तरह से मुझे नहीं लगता किसी भी सियासी जमात में, अगर हम दीगर सियासी जमातों की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्लामाबाद में धरने की लगातार इजाजत मांग रही है, लेकिन फिलहाल उन्हें इन डेट्स में 26-27 की डेट्स में उन्हें धरने की इजाजत नहीं मिली। इस्मा शौकत हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर हैं। इस्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या बताएंगी, अपना पर्सनल एनालिसिस क्या देंगी कि इस धरने को आप प्रोलॉन्ग होता हुआ देख रही हैं? देखिए पर्सनल एनालिसिस तो मेरा मुझे यही नजर आ रहा है, जितने मैं धरनों को कवर करती हूँ और जिस तरह हम पॉलिटिकल चीजों पर नजर भी रखते हैं, कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबात पूरे नहीं किए, जो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहला मुज़ाकरात का जोर भी नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुतालबात ऐसे रखे गए हैं और हुकूमत जो है वो वक्त मांगेगी, और धरना जो है वो बिल्कुल प्रोलॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि आया कोई डिफरेंट प्लान जमात इस्लामी लेकर आती है हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि लियाकत बाग एक ऐसी जगह है जहां पर ये लोग बैठ के प्रेशर उस तरह से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बट अब देखना ये है कि आया ये उस तरह का प्रेशर बिल्ड होता है या नहीं होता। आप क्या कहती हैं इसमें, प्रेशर पॉइंट्स क्या हैं इस्लामाबाद के? कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं? क्योंकि आपने बोला लियाकत बाग में बैठकर धरना देने से प्रेशर बिल्टअप नहीं हो रहा गवर्नमेंट के ऊपर, तो कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं जहां जाकर जमात इस्लामी धरना दे सकती है और गवर्नमेंट प्रेशराइज हो सकती है? देखिए आई डोंट थिंक सो कि मैं, अगर ये मुझे अलाउ किया जाता है कि मैं इसको ऑन कैमरा बात कर सकूं, इस पे ऑन स्क्रीन बात कर सकूं, लेकिन इस्लामाबाद के हमेशा से देखने में यह है, कोई भी हुकूमत हो, जब तक आप उन पर प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे वहां पर जो है मुतालबात पूरे होते हुए नजर नहीं आते हैं। यही वजह होती है कि जब भी कोई धरना दिया जाता है इस्लामाबाद में, या तो डी चौक की जगह को जो है वो फाइनल किया जाता है, या फिर फैजाबाद, क्योंकि डी चौक इज द मेन प्लेस जहां पर इस्लामाबाद के तमाम बड़े इदारे मौजूद हैं। वहां से चाहे वो डिप्लोमेटिक लोग हों उनका गुजर होता है, इसके अलावा बड़े लोगों का गुजर होता है, तो लोगों के लिए मसाइल पेश होते हैं। सेम एज इट इज जैसे फैजाबाद है, फैजाबाद इस्लामाबाद को लिंक करता है रावलपिंडी से, बहरिया टाउन से, पीरजब, तमाम बड़े इलाकों से। तो प्रेशर पॉइंट्स तो यही है कि इस्लामाबाद की जो मेन सड़कें जो हमेशा से हमें देखने में आता है, जो बड़े धरने होते हैं, जो मुतालबात पूरे जहाँ पर किए जाते हैं, वो प्रेशर पॉइंट्स यही है कि आप इस्लामाबाद की मेन रोड्स जो है उनको जो है वो किया जाए, बंद कर दिया जाए, लेकिन वो भी शहरियों के लिए मुश्किलात पेश आती हैं जब बंद किया जाता है। तो अब देखना ये है कि जमात इस्लामी अपनी क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है हुकूमत के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स के लिए। धरने का रुख किसी भी वक्त तब्दील किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, ऐसा कहना है हाफिज नईमुर रहमान साहब का। क्या कहती हैं, मैक्सिमम क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज को जानती हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, फील्ड में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज हैं? कुछ ऐसी रियलिटीज जो डिग आउट करना चाहें आप? देखिए मैक्सिमम पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो यही नजर आता है कि जमात इस्लामी एक दिन वेट करेगी, 2 दिन वेट करेगी, 1 वीक वेट करेगी, मुज़ाकरात का पहला, दूसरा, तीसरा दौर होता है, बट इन केस मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो जमात इस्लामी जो है वो डी चौक की तरफ कॉल दे सकती है, और अगर डी चौक की तरफ कॉल देती है तो मुझे जो सिचुएशन है वो वर्स्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देती है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। अगर कल कुछ ना होते हुए भी 15 से 16 गिरफ्तारियां की गई,
عوام پر جو ہے وہ بے شک ہلکا پھلکا صحیح لیکن لاٹھی چارج کیا گیا وہاں پہ ڈی چوک پہ، ٹھیک ہے تو وہ سچویشن ورس کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. تو اس ٹائم بیٹر آپشن یہی نظر آتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے مطالبات سنیں اور سن کر ان کو پورا بھی کریں. بہت شکریہ اسما شوکت آپ کا. جی ناظرین، یہاں جو میجر پوائنٹس ہائی لائٹ کیے وہ یہی کہا گیا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک کسی کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا تب تک آپ اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے. تو حکومت کو کس طرح سے پریشرائز کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے حکومت ہمارے جتنے بھی ہماری جماعت اسلامی نے جتنے بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ سارے کے سارے عوام کے حق میں ہیں. عوام کے حوالے سے ایک بہتری کی لے کر آئی جا رہی ہے کہ کس طرح سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ بلز کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے عوام کا بالکل برا حال ہو چکا ہے اور جو سیلریز ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہے. یہی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جماعت اسلامی کے دھرنے کی جو کہ اسلام آباد میں جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ کیسر شریف صاحب موجود ہیں جن سے ہم جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے جان سکتے ہیں. سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں اور جاننا چاہوں گی کہ موجودہ دھرنے کی صورتحال سے کیا آگاہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مہنگائی اور آئی پی پیز کے ظالمانہ جو معاہدے ہیں اور اسی طرح جو سیلری کلاس پہ ٹیکسز لگے ہیں، اس حوالے سے یہ دھرنا اناؤنس کیا تھا. 26 جولائی کو اس کا آغاز ہونا تھا، یعنی کل. کل آپ نے دیکھا کہ پورے ملک سے قافلے نکلے، لیکن اس سے گزشتہ رات جس طرح چھاپے مارے گئے، جس طرح گرفتاریاں کی گئیں اور جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، رستے روکے گئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، پھر بھی بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں پہنچے. اور جب جماعت اسلامی کو ڈی چوک میں پرامن طریقے سے نہیں جانے دیا گیا، کنٹینرز لگا کے رستے روک لیے گئے اور گرفتاریاں کی گئیں، تو اس کے بعد امیر جماعت اسلامی نے 3 دھرنوں کا وہاں پر جو ہے وہ اعلان کیا. ان کا آغاز ہوا یہاں 26 نمبر جو چنگی ہے اس پر بڑا دھرنا تھا، 0 پوائنٹ پر تھا، بری روڈ پہ تھا. اس کے بعد رات گئے، انہوں نے اگلی جو ہدایات کارکنان کو دی، انہوں نے کہا کہ سارے کارکن جو ہیں وہ مری روڈ پر جمع ہو جائیں اور ایک ہی دھرنا جو ہے وہ یہاں رکھیں. تو دھرنے کا ایک دوسرا دن ہے اور بھرپور طریقے سے جاری ہے. لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، لوگ پرجوش ہیں. اور جماعت اسلامی کے امیر نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے مطالبات جو ہے وہ منوائے بغیر، عوام کو ریلیف دیے بغیر ہم اس دھرنے کو ختم نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہ جو ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، یہ بالفور ختم کیے جائیں اور ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے. یہ اب تک کی صورتحال ہے. حکومت کی طرف سے مذاکرات کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کے بعد ہی ممکن ہوگا کہ جب ہمارے لوگ جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، ان پر جو ناجائز مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، بالکل. کیسر شریف صاحب، جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی جماعت اسلامی تبھی کھڑی ہوتی ہے جب عوام شدید پس رہی ہوتی ہے، مہنگائی کے خلاف یہ ایک آپ لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ لوگ دھرنا دیں گے اور دھرنا جاری و ساری ہے. اس میں عوام کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے کیا کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ دیکھیے، اس میں نے جس طرح بتایا کہ بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے، 13 طرح کے ٹیکسز ہیں اور بجلی کا بل جو ہے وہ بجلی کا بم بن کے گرتا ہے اور غریب آدمی اس کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں بچتے کہ وہ اشیاء ضروریہ کا اہتمام کرے، اپنی بچوں کی تعلیم اور صحت کو دیکھ سکے. تو یہاں تک بھی نوبت آ گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرض اٹھا کر یا کوئی چیز بیچ کر بجلی کا بل دے رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ کم کیے جائیں اور اس پر جو ناجائز ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ آئی پی پیز جنہوں نے پورے پاکستان سے اربوں خربوں روپیہ نچوڑا ہے، وہ بجلی پیدا نہیں بھی کرتے تو پھر بھی ان کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور حال یہ ہے کہ اتنی بجلی کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے جتنی بجلی جو ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور کاغذوں میں موجود ہے اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں.
तो हम ये समझते हैं कि इनके सारे जो मुआहदे हैं वो रीशेड्यूल होने चाहिए और कुछ जो मुआहदे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है। इसका जो है फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये भी जमात इस्लामी का मुतालबा है। तीसरा जो हमारा मुतालबा है वो तनख्वाहदार तबके पर जो बेपनाह टैक्सेस हैं हम चाहते हैं कि उनको कम किया जाए। ठीक है। तनख्वाहदार तबका जो है उस पर बोझ बढ़ाया जा रहा है, जबकि जागीरदार और जो बड़े बड़े 100, 200, 400 इससे ज्यादा जमीनों वाले लोग हैं वो इससे बरीउल जिम्मा होते हैं, उन पर कोई उस तरह का टैक्स नहीं होता। जबकि एक रोजगार कमाने वाला तनख्वाहदार आदमी जो है जिसने अपनी सारी जरूरियात तनख्वाह से पूरी करनी है, उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए हैं, उसको कम किया जाए। ये 3 हमारे बुनियादी बड़े मुतालबा। ठीक है। कैसर शरीफ साहब, आईपीपीज एक बहुत बड़ी माफिया बन चुके हैं और जो भी हुकूमत आती है उसमें आईपीपीज के हमायती मौजूद होते हैं। क्या कहते हैं आईपीपीज से ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं ये अगर खत्म नहीं होते तो जमात इस्लामी का धरना कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है, कितने लंबे अरसे तक चल सकता है? देखिए, सारे मुआहदों के खत्म होने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, तमाम जो मुआहदे हैं उनको रिविजिट किया जाए, जो खत्म हो सकते हैं उनको खत्म किया जाए और जो रीशेड्यूल हो सकते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ शर्तों पर जो किए गए हैं उनको इस अंदाज में किया जाए जिससे हमें इतनी बड़ी जो अदायगियां हैं वो ना करनी पड़े। जितनी बिजली हम लेते हैं उसके हवाले से ही उतनी अदायगी की जाए जितनी बिजली उनसे लेके इस्तेमाल की जा रही है। इसका कोई फार्मूला बनाया। ठीक है। कैसर शरीफ साहब, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? हमारे कल तक 1150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से कुछ लोगों को जो है वो रिहा कर दिया गया है और अब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। हाँ। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनको भी रिहा किया जाए। हर एक का शहरी का जमहूरी आईनी हक है कि वो पुरअमन अपना मुतालबा करे, जदोजहद करे और ये पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, इनको गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, कहा गया है हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से कि धरने का रुख किसी भी जानिब मोड़ा जा सकता है, तो क्या लगता है खुदा ना ख्वास्ता कोई वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट होती तो नहीं नजर आ रही आपको? देखिए, जमात इस्लामी के लोग बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, वो अपने अमीर की हदायत के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो फर्दर ऑप्शंस हैं उन पर बात की है कि डी चौक हमसे दूर नहीं है और वहाँ जाना हमारे लिए नामुमकिन भी नहीं है। तो ये अलग बात है कि हम पुरअमन लोग हैं और हमने अपनी चीजों को जो है वो इस हवाले से खराब नहीं होने दिया और माहौल को जो है इस फजा को खराब नहीं होने दिया। तो आज जो उन्होंने इशारा किया उसका इशारा इसी तरफ था कि जो लोग हमारे गिरफ्तार किए गए हैं, नाजायज तौर पर उन पर मुकदमात कायम किए गए हैं, उनको बिलफौर जो है वो रिहा किया जाए, क्योंकि मुकदमात और मुज़ाकरात जो हैं ये इकट्ठे नहीं चल सकते। जो मुज़ाकरात की हुकूमत बात कर रही है तो उसको सबसे पहले इस हवाले से क्लैरिटी पैदा करनी पड़ेगी, सारे लोगों को रिहा करना पड़ेगा, तमाम मुकदमात खत्म करने पड़ेंगे और संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कोई रिजनेबल जो कमेटी है उसका ऐलान करना पड़ेगा। उसके बाद जमात इस्लामी जो है वो इस पर कोई मुस्बत जवाब कमेटी की शक्ल में देगी। इब्तदाई तौर पर उन्होंने लियाकत बलोच साहब नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान को इस हवाले से जिम्मे लगाया है कि वो राब्ता और बाकी चीजें करें। ठीक है। कैसर साहब, हमें बताइए कि एक रफ आइडिया आप दे सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग इस धरने में शामिल हुए हैं? देखिए, ये तादाद मैं ये समझता हूँ कि इसमें लोग अभी बहुत बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं। कल भी एक बहुत बड़ा जलसा होगा, कल भी इस धरने में जमात इस्लामी की खवातीन भी शामिल होगी। परसों भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसी जगह पर जो है वो होना जा रहा है। तो इसमें जाहिर है धरने की नोयत चूंकि 24 आवर की है तो किसी वक्त कमी बेची होती है, लेकिन हजारों लोग जो हैं वो मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये एक कामयाब धरना है, तारीखी धरना है और इंशाल्लाह ये अपने मुतालबात की मंजूरी के साथ ही खत्म होगा, नहीं तो ये जारी रहेगा। कैसर साहब, महंगाई का रोना तो ऑपोजिशन पार्टी भी रो रही है, तो ऑपोजिशन पार्टी ने किसी ने भी क्या आपसे कोई राब्ता किया है कि वो आपके साथ जमात इस्लामी के साथ मिलकर इस धरने को परवान चढ़ाना से चाहते हैं, मजीद कामयाब बनाना चाहते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा राब्ता जो है वो सामने नहीं आया। और अगर कोई करता है तो क्या कोई प्रिविलेज दी जाएगी, क्या कोई मार्जिन मिलेगा ऑपोजिशन पार्टीज को?
हम ये समझते हैं कि जो भी जमात इस्लामी के धरने में पुरअमन तरीके से शरीक होना चाहे, हम उसको वेलकम करेंगे। वो किसी भी पार्टी का कारकुन हो, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। ये काम जो है ये 25 करोड़ आवाम का मसला है जिसके लिए हम बैठे हैं। ये जमात इस्लामी का कोई जाती मसला नहीं है, किसी एक फर्द का मसला नहीं है। जमात इस्लामी इस धरने का सबसे बड़ा मकसद ही आवाम को रिलीफ दिलाना है, और जो भी इस धरने में शामिल होना चाहे हम उसको खुशामदीद कहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो। क्या कहते हैं इस बारे में? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, उन्हें भी वेलकम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कैसर शरीफ साहब आपका। आपने आगाह किया हमें मौजूदा सूरत हाल से और बताया कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानियों को किस तरह से रिलीफ मिल सकता है। नाजरीन, अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी हर उस वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हुई है जब जब पाकिस्तानियों पर कोई भी मुश्किल की घड़ी आई है। जमात इस्लामी का पुरअमन एहतजाज, ये तो आप लोगों को जमात इस्लामी की अगर आप माजी में जाएं, तारीख में जाएं, तो आप लोगों के सामने बेशुमार ऐसे मामलात आ जाएंगे जो देखकर आपको एहसास होगा कि हाँ, जमात इस्लामी ने जब जब धरना दिया है वो धरना हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है, और उस धरने में जो भी एक अपनी डिमांड्स रखी गई हैं, अपने मामलात बताए गए हैं, उन्हें मानना हुकूमत की मजबूरी बन गया है। तो यहाँ फिर हम एक बार फिर जमात इस्लामी को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी वाहिद वो जमात है जो अपने मुफादात को एक तरफ रखकर अवाम के मुफादात के ऊपर सोचती है और अवाम को सपोर्ट करती है। नाजरीन, यहीं पर ही चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाजरीन, हमने मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह किया, हमने बात की कैसर शरीफ साहब से जिन्होंने जमात इस्लामी के धरने के हवाले से हमें आगाह किया। हमने बात की इस्मा शौकत से जिन्होंने हमें मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। डी चौक इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मुतालबात क्या हैं, और हुकूमत के साथ होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में कितनी मज़ाकरात मतलब पॉजिटिव साइड पर जा रही है, कितनी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ नाज़रीन हम ये कहेंगे कि जो भी सूरत हाल मौजूदा चल रही है इसमें बेशुमार सवाल हैं जो जन्म ले रहे हैं। इतने सवालात के जवाब हम तभी हमें हासिल हो सकते हैं जब वक्त आएगा, क्योंकि अभी हम कुछ भी कहेंगे वो कबल इस वक्त होगा। लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि जमात इस्लामी जब भी खड़ी हुई है, अवाम के हकूक़ के लिए खड़ी हुई है, अपनी ज़ात को, अपने मुफादात को नफ़ी करते हुए, यकतरफ़ा करते हुए जमात इस्लामी ने हमेशा आवाज़ उठाई है तो महंगाई के ख़िलाफ़, और महंगाई अवाम का एक बड़ा मसला है। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए।